नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो बच्चे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट आज हम स्टार्ट करेंगे अरिहंत प्रकाशन की विजय चक्र बुक से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक हो वो बुक से अपनी प्रैक्टिस देख सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है उन बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस होंगे। तो आपके परीक्षाओं के दिन करीब आ रहे हैं। 6 दिसंबर को हिंदी विषय की परीक्षा है, तो समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो हम 6 दिसंबर तक जितना भी प्रैक्टिस सेट हो पाएगा उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और हम ये विजय चक्र की बुक से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिए। इससे पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? आपकी बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अगर पूछ लिया गया कि पूर्वी हिंदी का विकास कहाँ से, किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास आपका किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जो अवधी है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। अवधी किसकी है? पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, जिसके अंतर्गत आपके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर पूछ लिया गया कि अवधी का बोली का मतलब केंद्र कहाँ बोला जाता है, तो इस बोली का केंद्र कहाँ है? अयोध्या है। आगे है प्रश्न संख्या 3। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामलला नेहचू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी आल्हा उदर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन सी सही है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को माना गया। क्लियर हुआ? और चंद्रवरदाई को हिंदी और पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई को हिंदी का पहला कवि तथा उनकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो क्लियर हुआ? ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी सही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज आप करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की कौन सी मान्यता नहीं है? ऑप्शन ए है आपका काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, कि भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, कि गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। कौन सा? आपका ऑप्शन बी सही होता है कि भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी कांगड़ी, ऑप्शन सी राजस्थानी, की ऑप्शन डी गोंडवी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो नेपाली जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 6,
अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे क्या तक पोथियों में चलती रही। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन का, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी डामर सिंह। तो प्रश्न संख्या 6 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। ये जो कथन है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे क्या तक पोथियों में चलती रही। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है ये कथन। और हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी है। क्लियर हुआ? आगे है प्रश्न संख्या 7। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 349 या ऑप्शन डी 351। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? आपका 7 प्रश्न का ऑप्शन डी सही होता है, 351 अनुच्छेद में मिलता है। क्लियर हुआ? आगे का प्रश्न संख्या 8 है। कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ए मूर्त पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता की हिंदी मुस्लिम पाखंड का खंडन। किसका उपदेश नहीं दिया है कबीर ने समाज सुधार के रूप में? तो ऑप्शन सी स्त्री पुरुष की समानता, जो स्त्री पुरुष की समानता है उसका उपदेश नहीं दिया है। बाकी मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन और हिंदी मुस्लिम पाखंड का खंडन कबीर के समाज सुधारक के अंतर्गत उपदेश है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी सही होता है। आगे है और समाज सुधारक के अंतर्गत उनके इसके अलावा भी उपदेश है कि जीव हिंसा का विरोध, राम रहीम की एकता का प्रतिपादन, जाति तथा छुआछूत का विरोध, हिंदू पाखंड का खंडन, तीर्थाटन का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, ये सब भी इनके समाज सुधारक उपदेश में निहित है। आगे है प्रश्न संख्या 9। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है? आनंद कादंबनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, कविवचन सुधा। इन चारों ऑप्शन में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका नहीं है? तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए सही होता है, आनंद कादंबनी नहीं है। बाकी ये तीनों इनके पत्रिकाएं हैं। और आनंद कादंबनी किसकी है? तो आनंद कादंबनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। और आनंद कादंबनी कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है जो मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई। क्लियर हुआ आनंद कादंबनी के बारे में कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा प्रकाशित है और एक मासिक पत्रिका है, मिर्जापुर से प्रकाशित हुई है 1881 ईस्वी में। क्लियर हुआ? बाकी हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, बाल बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। आगे है सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है कि कौन सा सूची 1 से सूची 2 में कौन सा सही है। अब गदल है, सूची 1 में गुल की बन्नो है, पिसनहारी का कुआं है, एक ठहरा हुआ चाकू है। और सूची 2 में गोमती, मिन्नी, निहाल, मिहिरलाल और गजाधर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? तो जो गदल है वो किसका कहानी है? तो गदल जो है वो रांगे राघव की कहानी है। और ये पात्र इसमें कौन से हैं? देखिए यहाँ कहानी और यहाँ पात्रों के नाम दिए गए हैं। पात्र जरूर पूछे जाते हैं, नायक नायिका पूछी जाती हैं। तो गदल कहानी के पात्र कौन से हैं? तो गदल कहानी के पात्र आपके निहाल हैं। और गुल की बन्नो के पात्र कौन से हैं? तो गुल की बन्नो मिहिरलाल है। कौन है? मिहिरलाल। गुल की बन्नो के पात्र कौन से हैं? मिहिरलाल। और पिसनहारी का कुआं के पात्र कौन से हैं? तो गोमती हैं। कौन है? गोमती हैं।
और एक ठहरा हुआ चाकू का पात्र कौन सा है? तो ये मिन्नी नामक है। अच्छा देखिए, गदल के पात्र निहाल है और गदल किसकी कहानी है? रांगे राघव की कहानी है। जबकि गुल की मन्नो किसकी कहानी है? वो धर्मवीर भारती की कहानी है। और पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद्र की कहानी है, जिसके पात्र कौन है? गोमती है। और एक ठहरा हुआ चाकू जो है उसकी पात्र मिन्नी है। और इस कहानी किसका है? मोहन राकेश की कहानी है, एक ठहरा हुआ चाकू। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। गदल निहाल पात्र हैं, गुल की बन्नों में मिहिर लाल पात्र हैं, और पिसनहारी का कुआं में गोमती, और एक ठहरा हुआ चाकू में मिन्नी। तो क्लियर हुआ, आपके कहानीकार के नाम भी याद हो गया और पात्र भी याद हो गया। आगे है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? कबीर का, दादू का, नानक का कि रैदास का? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका है? तो ये रैदास का वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी सही होता है। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हम नहीं चाहते, परीक्षा बहुत करीब है और आपका समय नष्ट हो, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस करते चलिए। फिर है सुमेलित कीजिए। जिस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे उसी पे आधारित ये प्रश्न है। सूची 1, सूची 2। अब सूची 1 में क्या है? अलंकार प्रकाश है। अलंकार प्रकाश किसके द्वारा रचित है? तो अलंकार प्रकाश किसके द्वारा है? भूषण की कृति है। तो अलंकार प्रकाश किसकी कृति है? भूषण की। और अंग दर्पण किसकी कृति है? तो अंग दर्पण रसलीन की कृति है। आलम केली किसकी कृति है? तो आलम केली आलम की है। और रतन हजारा किसकी है? तो रतन हजारा रसनिधि की कृति है। तो आपका ए का 5, बी का 4, बी का 1, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है। अलंकार प्रकाश भूषण की कृति है, अंग दर्पण रसलीन की कृति है, आलम केली आलम की है, और रतन हजारा रसनिधि की है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी सही होता है। प्रश्न संख्या 13 है रामचरितमानस विभक्त है अध्यायों में, उल्लेखों में, सर्गों में, कांडों में। तो ये सबको पता है कि रामचरितमानस कांडों में विभक्त है। और कितने कांड हैं? तो 7 कांडों में विभक्त है। कौन कौन से? सबसे पहले है कालकांडों का क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, उसके बाद सुंदर कांड है और लंका कांड है, और सबसे लास्ट में उत्तर कांड है। तो क्लियर हुआ कि रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, उसका क्रम हमने देखा। और ये किसके द्वारा रचित है? ये रामायण किसके द्वारा है? वाल्मीकि कृति है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी सही होता है। प्रश्न संख्या 14, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? 1955, 1947, 1950 या 1960? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सही है ए, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1955 में हुआ है। और इस पुरस्कार की राशि कितनी निर्धारित की गई है? 5,000 थी पहले, और 2023 में बढ़ाकर कितना किया गया? 50,000 कर दिया गया। क्लियर है? और अगर पूछ लिया जाए कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगनी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसकी? साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगनी को पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी से 1955। इसकी राशि पहले 5,000 थी, लेकिन अब 2023 में बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। तो क्लियर हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1955 में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगनी को पहला पुरस्कार दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी, देखिए क्वेश्चन आ गया, पुरस्कार मिला? तो हिम तरंगनी, रश्मरथी, मधुशाला, हिम किरीटनी। तो आपका 15 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, हिम तरंगनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 16, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है?
ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल की, ऑप्शन डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो प्रश्न संख्या 16 का आपका ऑप्शन डी सही होता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी सही होता है। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। ठीक, प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी उत्सव, ऑप्शन सी कुटज या डी कुछ। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन सी सही होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? कुटज है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? प्रश्न संख्या 19। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या कुबेर नाथ राय, इन चारों ऑप्शनों में से किसके निबंध से चिंतामणि संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए सही होता है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी में हुआ है। और इसमें संकलित निबंध कौन से हैं अगर पूछ लिया जाए तो उत्साह, करुणा, घृणा, ईर्ष्या, भय, मानस की धर्मभूमि आदि है। क्लियर हुआ? तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए सही होता है, रामचंद्र शुक्ल। आगे है प्रश्न संख्या 20, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, नरपतनाला, चंद्रवरदाई की जगनी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही होता है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचयिता जो चंद्रवरदाई हैं उनको प्रथम महाकवि माना जाता है। और जबकि आपका अन्य चर्चित जो रासो ग्रंथ है, जैसे खुमान रासो जो है वो दलपत विजय का है, बिशल देव रासो नरपतनाला का है, परमाल रासो जगनिक का है और हमीर रासो सारंगधर का है। ये प्रमुख रासो भी याद होना आपको जरूरी है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी सही होता है। प्रश्न संख्या 21, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, वेणी प्रसाद वर्मा, हरिवंश राय बच्चन की मैथिली शरण गुप्त। तो उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह रचना उनकी राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। इसके उर्वशी के लिए उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर हुआ? आगे है प्रश्न संख्या 22, सूरदास की रचना नहीं है। सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, प्रेम वाटिका। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो प्रेम वाटिका है वो सूरदास की रचना नहीं है। और ये तीनों रचनाएं जो हैं वो सूरदास की है, जबकि प्रेम वाटिका किसकी है? रश खान की रचना है। आगे है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? तो तुलसीदास जी ने यह बात किससे कहलवाई? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है कि काक भुसुंडी, याज्ञवल्क या शिव। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, ये तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि शिव से कहलवाई। किससे कहलवाई? शिव से कहलवाई। और इस दोहे का क्या अर्थ है कि श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है और उसका भी कोई पार नहीं पा सकता। क्लियर हुआ? तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी सही होता है। प्रश्न संख्या 24 है कि आरे नौ जौवन अभिरामा
और जात जत देखल तत कहे ना पारी, छुओ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? ए, रूप वर्णन करने में समर्थ है। बी, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है। रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है कि रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है कि आरे नौ जौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारी, छहो अनुपम एक ठामम, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। क्या है? रूप वर्णन करने में असमर्थ है, कि वह नायिका के जो रूप वर्णन है उसका करने में असमर्थ है। और प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इस पद में नायिका के 9 यौवन का चित्रण किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे है प्रश्न संख्या 25। सुमेलित कीजिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो जो राग दरबारी किससे सुमेलित है? ये यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये कहाँ क्या कहते हैं? रचनाएं हैं, और किस जगह किस गांव से उसका संबंध है वो यहाँ पूछा गया है। तो राग दरबारी का संबंध कहाँ से है? राग दरबारी का संबंध आपका शिवपालगंज के परिवेश से चित्रण है। और राग दरबारी पूछ लिया गया किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। इसमें शिवपालगंज के परिवेश का चित्रण है। अंतिम अरण्य कहाँ से है? अंतिम अरण्य क्या है? एक उपन्यास है, और इसका कहाँ से संबंधित है? तो ये बहादुरगंज से संबंधित है। और अंतिम अरण्य की अगर किस उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो अंतिम अरण्य उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। तीसरा है बसंती। बसंती किसके कहाँ का है? तो बसंती भीष्म शाहानी द्वारा रचित उपन्यास है, और इसमें कहाँ का है? महानगर दिल्ली का वर्णन किया गया है। और चौथा है कोरजा। तो कोरजा कहाँ से है? कोरजा का संबंध आपका बस्तर मध्य प्रदेश से है। तो आपका 25 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन ए सही होता है कि राग दरबारी का संबंध शिवपालगंज से है, और ये श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। अंतिम अरण्य बहादुरगंज से इसका संबंध है, और ये किसके द्वारा रचित है? ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। जबकि बसंती जो है वो महानगर दिल्ली से इसका संबंध है, और किसके द्वारा? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। जबकि कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश से का वर्णन है यहाँ पे। तो 25 का ऑप्शन ये सही होता है। देखिए, सुमेलित में आपके कहानी पूछ लेंगे, उसके पात्र पूछ लेंगे, फिर कहीं कहानी उपन्यास पूछ के उसके रचयिता पूछ लेंगे, फिर सुमेलित में पूछ लेंगे कि उसमें का पात्र कौन सा है कहानी का, या किस जगह से तात्पर्य है। तो ये सब बहुत डीपली आप लोग देखते हुए चलिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 26। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है आओ बैठ लें कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो इन चारों में से हरिशंकर परसाई के निबंध कौन से हैं? तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी सही होता है, तुलसीदास चंदन घिसे। ये हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह में से है। क्लियर हुआ? जबकि आओ बैठे ले कुछ देर किसकी है? श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। आगे है, अच्छा नहीं सॉरी, हरिशंकर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इन चारों में से हरिशंकर प्रसाई के निबंध कौन कौन से हैं? ये नीचे ऑप्शन कूट में दिया गया है, तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होता है कि हरिशंकर प्रसाई के निबंध कौन से हैं? सदाचार का ताबीज है, तुलसीदास चंदन घिसे हैं, और आवारा भीड़ के खतरे। ये तीनों किसके हैं? हरिशंकर प्रसाई के निबंध है। सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी सही होता है। अब प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है।
तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संबंध किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन कि आधे अधूरे। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है कि नारी लहरों के राजहंस में के नाटक से यह संवाद है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, आकर्षण, और अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम भी पूछा जाता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध कौन से हैं? सबसे पहले तमाल के झरोखे से, दूसरा है सैपाली झल रही है, तीसरा है सीरीज की याद आई, और चौथा है रथ यात्रा। ये चारों विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। इसमें देखिए तमाल के झरोखे से ये कब लिखा गया है? 1981। तो सबसे पहले ये आया। सैफाली झर रही है, ये कब लिखा गया? 1989 में। और सीरीज की याद आई, ये कब लिखा गया? 1995 में। और रथ यात्रा 2002 में। तो सबसे पहले कौन सा है? तमाल के झरोखे से, सैफाली झर रही है, सीरीज की याद आई, और रथ यात्रा। आगे है प्रश्न संख्या 29। अभिकथन है ए, भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। ए अभिकथन है और आर कारण है। कारण में क्या है कि इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रहस्यवाद की प्रणाली पर भी पड़ता है। अब कूट क्या दिया गया है? ए और आर दोनों गलत है। ए गलत आर सही, कि ए और आर दोनों सही, या ए सही आर गलत। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है कि ए और आर दोनों सही, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। ए भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 में बोलियां हैं और सूची 2 में क्षेत्र पूछे गए हैं। तो पश्चिमी पहाड़ी कहाँ का क्षेत्र है? तो पश्चिमी पहाड़ी कहाँ का क्षेत्र है आपका? ये शिमला का क्षेत्र है। अब मध्यवर्ती पहाड़ी में क्या है? तो मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है। भोजपुरी आपकी कहाँ की है? तो गाजीपुर की है। और मगही आपकी कहाँ की बोली जाती है? तो पटना में बोली जाती है। तो पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती, मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र गढ़वाल है, भोजपुरी गाजीपुरी, और मगही पटना है। तो ये प्रश्न संख्या 30 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन सी सही होता है कि पश्चिमी पहाड़ी शिमला 3, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, और मगही पटना है। अब देखिए यहाँ से कुछ संस्कृत के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप जो बच्चे हिंदी से पेपर दे रहे हैं एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की, उसमें क्या कहते हैं संस्कृत साहित्य से भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आगे है 31 से आपका संस्कृत का क्वेश्चन। मनोरम का संधि विच्छेद। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होता है बताइए? प्रश्न संख्या 31। तो मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? मनारम। ऑप्शन डी सही होता है। और मनारम विसर्ग लग गया तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 32 है, अष्टाध्यायी में समास है। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्यों द्विगु समास है? क्योंकि 8 अध्यायों का समाहार है। द्विगु समास का क्या पहचानने का तरीका क्या है कि प्रथम शब्द जो है वो संख्यावाची होते हैं और यहाँ किसी समूह का बोध होता है। जैसे यहाँ अष्टाध्यायी है, दे दिया गया दोपहर, दोपहरों का समाहार। पंचतंत्र दे दिया गया शताब्दी। तो जहाँ का पहला पद संख्यावाचक हो
तो जिसका पहला पद संख्यावाचक है वहाँ द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 33, संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप जवाब दीजिए। तो इसमें आपका बी सही है। जो सम है और नीचे हलंत लगा है वो संस्कार। जो अंक की मात्रा होती है ऊपर है वो माँ में परिवर्तित हो जाए। संस्कार, सम संस्कार। तो ऑप्शन बी सही होता है। इसमें क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब संस्कार की जगह पे आपका संगम आ गया, संगति आ गया, संबोधन आ गया, समीक्षा आ गया, संहार आ गया, संवाद आ गया, तो वो सम में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गवैया शब्द में आपका एया प्रत्यय है। क्या है? एया प्रत्यय है। तो एया प्रत्यय मिलकर गवैया बन गया है। अब मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब गवैया है तो ये एया जोड़कर प्रत्यय बन गया गवैया। क्लियर हुआ? जैसे अब खिवैया हो गया, बजैया हो गया, रवैया हो गया, खवैया हो गया, ये सब क्या हो गया? एया प्रत्यय। आगे है प्रश्न संख्या 35। यहाँ अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग, पावक, अनल या अनिल। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि आग, पावक, अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर हुआ? आगे है प्रश्न संख्या 36। अर्जुन शब्द का विलोम क्या है? तो अर्जुन शब्द का विलोम क्या है? अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। तो प्रश्न संख्या 36 का कौन सा ऑप्शन सही है? अर्जन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी व्ययन है। अर्जन का क्या अर्थ होता है? कमाना, संग्रह करना, जबकि व्ययन का अर्थ होता है खर्च करना, बर्बाद करना। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी सही होता है। आगे है प्रश्न संख्या 37। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध अशुद्ध शब्द भी काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए इन चारों ऑप्शनों में से आपको पता करना है कि आशीर्वाद का कौन सा शब्द शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 36 का आपका कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन ए सही होता है। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। संधि रूप अगर इसका देखा जाए तो आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। ऐसे आपका एक और पूछ लिया जाता है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल भी आपको ध्यान रखना जरूरी है और आशीर्वाद भी। आगे है प्रश्न संख्या 38। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वीर पुरुष को जन्म देने वाली को क्या कहा जाता है? तो वीर प्रशु कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री जो होती है वो वीर प्रशु होती है। और वीर क्या कहते हैं? पुत्रवती कौन सी होती है? वह स्त्री जिसके पुत्र हो। वीरांगना किसे कहते हैं? वह स्त्री जो वीरता पूर्वक कार्य करे। और वीर बहुरी नहीं होता है, वीर कुछ ही होता है, वह स्त्री जो वीर पुत्र की जननी है। तो आपका प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी सही है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु है। क्लियर हुआ? प्रश्न संख्या 39। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी वाक्य शुद्ध है। तो वह बेफजूली की बात करता है, वह फजूली की बात करता है, वह फजूल की बातें करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी सही होता है कि वह फजूल की बातें करता है, बाकी सब अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 40। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, या किसी के लिए खाना पकाना। तो आपका प्रश्न संख्या 40 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। खिचड़ी पकाना का मतलब किसी के लिए षड्यंत्र तैयार करना। प्रश्न संख्या 41।
अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आप लोग भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहिए और पता करिए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही है। तो अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका कौन सा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो 41 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही होता है कि अल्पज्ञ व्यक्ति की डींग ज्यादा हाँकता है। मतलब जो अल्पज्ञ अनबुद्धि होता है वो डींगे ज्यादा हाँकता है। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न संख्या 42, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो जिसे जीता ना सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही होता है, जो अजय है, अजय शब्द प्रयुक्त होता है, जिसे जीता ना जा सके इसका अजय। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 43 है, मन चंगा तो कठौती में गंगा एक लोकोक्ति है, उसका सही अर्थ क्या है? मन की पवित्रता में ही सबसे बड़ी पवित्रता है, या कठौती में हाथ धोना, बाहरी बातों पर ध्यान न देना, या ब्रह्मांडमरों में अविश्वास। तो 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही होता है, ऑप्शन ए कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब प्रश्न संख्या 44 है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कौन का नाम क्या है? मृगनयनी, कादम्बरी, कामायनी या गीतांजलि? तो चारों ऑप्शनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन सी सही है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। कौन सा? कामायनी। अब 15 सर्ग का नाम भी आपको याद होना चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। ये 15 सर्ग हैं कामायनी में। आगे है प्रश्न संख्या 45, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, सूरसागर की रचना सूरदास ने ब्रज भाषा में की है। और सूरसागर की जो कथा है वो भागवत पुराण के किस स्कंद से ली गई है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है और इसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण की मथुरा जाने तक की कथा फुटकर पदों में है। आगे है सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा के बाद आता है, सर्वनाम के बाद आते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो जो सार्वनामिक विशेषण है वो कब आते हैं? प्रश्न संख्या 46 का तो ऑप्शन ए सही होता है, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति गा रहा है, यह कलम मेरी है, तो यह और कोई क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है जो संज्ञा के पहले आते हैं। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ये सही है। प्रश्न संख्या 47, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, सम्मान नष्ट होना आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 48 है, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? युग चेतना, दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थग्रहण? तो प्रश्न संख्या 48 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, समास की दृष्टि से दिन प्रतिदिन पद शेष से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि दिन प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अन्य 3 जो विकल्प हैं वो तत्पुरुष समास है। जैसे युग चेतना, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण क्या है? तत्पुरुष समास है। जबकि दिन प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, सही शब्द की वर्तनी छांटिए। अब चारों में से आपको पता करना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध शब्द जरूर पूछे जाते हैं, वर्तनियां पूछी जाती हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है,
जो अम, रासायनिक है वो शुद्ध है, बाकी सब गलत लिखा है। रासायनिक। प्रश्न संख्या 50, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी सही होता है, नी प्लस लेप। निर्लेप यानी विसर्ग संधि है। समझे? आगे है, वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? तो वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन डी सही होता है कि वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कैसे? अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो वीणा है पाड़ी में, अर्थात किसका वर्णन किया गया है? सरस्वती। तो बहुव्रीहि समास का क्या परिभाषा है कि यहाँ दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद का बोध करते हैं। इसका मतलब वीणा पाड़ी कौन है? सरस्वती। तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 51 का डी सही है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, किस क्रम में नीरज नीरू शब्दों का सही अर्थ भेद है? तो नीरज नीरू शब्दों का सही अर्थ भेद प्रश्न संख्या 52 में कौन सा है? ये चारों ऑप्शनों में से तो ऑप्शन ए सही है, कमल रोग रहित। कमल जो है रोग रहित, ये सही अर्थभेद है। तो प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 53, किस क्रम में लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है? डिबिया, चमकीला, सुनहरा या मोटापा? तो चारों ऑप्शनों में से बताइए कि लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन ए सही होता है। जो डिबिया है वो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है। जैसे रस्सी, बिदिया, खटिया, डिबिया, ये क्या है? लघुतावाचक। लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक। आगे है प्रश्न संख्या 54, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यह घी की शुद्ध दुकान है, ऐक्यता से उन्नत होती है, यह आंखों से देखी घटना है, आज मैं प्रातःकाल वहां गया। तो प्रश्न संख्या 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, आज मैं प्रातःकाल वहां गया। आगे है 55 प्रश्न, व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीख ना मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। इस वाक्य में दिए गए मुहावरे का क्या अर्थ है? कष्ट सहना, अपना नुकसान खुद करना, बीमारी बुलाना या काम करते नुकसान करना? तो अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी का मतलब क्या है? प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन बी सही है कि अपना नुकसान खुद करना। प्रश्न संख्या 56, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? अपनी प्रशंसा करना, रूठना, निंदा करना या गिड़गिड़ाना? तो गाल बजाने का सब अर्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन ए, अपनी प्रशंसा खुद करना मुहावरे का सही अर्थ है। आगे है प्रश्न संख्या 57, घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक? तो प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी सही होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ आदि क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय की पुस्तक? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सी सही है कि पुस्तक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो पुस्तकीय बनेगा। कैसे? क्योंकि संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, और पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है, और पुस्तक से पुस्तकीय विशेषण बनेगा। तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। जो कवियत्री है कवयित्री, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जा सकता है। कवियत्री जो है वो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन सी सही होता है। आज आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 60 कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है पंक्ति में कौन सा कारक है?
कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। क्यों? क्योंकि अधिकरण कारक क्रिया के आधार को दर्शाता है, मतलब स्थान को दर्शाता है। इस वाक्य में मैदान क्रिया खेलने का आधार है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। स्थान जहाँ पे देखिएगा वहाँ अधिकरण कारक है। तो ये आज आपके 60 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट, जो हम विजय चक्र अरिहंत प्रकाशन की विजय चक्र बुक से ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपको समझ में आएगा किस तरह का पेपर पूछा जाएगा आपके LT ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं। आपका 6 दिसंबर का पेपर है, बहुत नज़दीक है। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस सेट हम कराते रहेंगे। रोज़ हम 60-60 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।